अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15 यानी फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम है होम्योस्टेसिस। आज से हम ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सेकेंड ईयर की बायो के लेक्चर्स शुरू कर रहे हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं रोज़ एक लेक्चर अपलोड करूं ताकि आप लोग छुट्टियों से पहले पहले एटलीस्ट 2 चैप्टर पढ़ सकें। तो शुरू करते हैं पहला चैप्टर होम्योस्टेसिस। होम्यो का मतलब क्या होता है? वर्ड होम्यो, होम्यो मीन सेम एंड स्टेसिस मीन, ये स्टेसिस आपने लफ्ज़ पहले भी पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का रुक जाना, स्टॉप हो जाना। ठीक है, तो मतलब बना सेम एंड स्टॉप, यानी कि किसी चीज़ को सेम मेंटेन रखना किसी चीज़ को, कीप सेम, ये मतलब बन रहा है होम्योस्टेसिस का। और इसका काफ़ी हद तक इंट्रोडक्शन आप 10th की बायो में पढ़ चुके हैं। मज़ीद जो चीज़ें रह गई है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले होम्योस्टेसिस क्या है, इसका बैकग्राउंड देखें। जब एवोल्यूशन हुई, जानदार जो है वो नए जानदार जो है वो वजूद में आए, उस वक्त एवोल्यूशन के दौरान में ये हुआ कि हर जानदार जो है वो उसने एक स्पेसिफिक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अटेन किया, और इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ साथ उसने एक इंटरनल इन्वायरमेंट भी मेंटेन किया। जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, हमने एक ख़ास इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन किया हुआ है। हमारे अंदर जो है वो टेम्परेचर जो है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, हम उससे आगे पीछे नहीं होने देते। ये चीज़ होम्योस्टेसिस है। ठीक है, इसके अलावा हमारे अंदर देखिए हार्मोन्स की मिकदार को एक नॉर्मल रेंज में रखा जाता है, यूरिया की मिकदार को कंट्रोल में रखा जाता है, सॉल्यूट्स को, सॉल्ट्स को कंट्रोल में रखा जाता है, वाटर को कंट्रोल में रखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको एक लिमिट में रखा जाता है, एक हद में रखा जाता है। तो ये चीज़ क्या है? होम्योस्टेसिस। तो वो सारे मैकेनिज्म जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, उन मैकेनिज्म्स को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो पहले तो वो डेफिनेशन जो आपने 10th क्लास में होम्योस्टेसिस की पढ़ी थी, वो मैं लिखता हूँ, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, अंदर के इन्वायरमेंट को मेंटेन करना, ये चीज़ क्या है? होम्योस्टेसिस है। अब जो डेफिनेशन यहाँ पे है हम वो पढ़ते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, अंदर के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, फ्रॉम हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अंदर के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना किससे? हार्म्स, हार्म्स का मतलब क्या होता है? नुकसानात। हार्म मीन नुकसानात। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है चेंजेस, हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन यानी उन चेंजेस के असरात से बचाना अपने अंदर के माहौल को, इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। देखिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही है, स्पेशली एक चीज़ है टेम्परेचर। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ये चीज़ बहुत चेंज हो रही है। आपको पता है इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। वो फ्लक्चुएशन क्या है? आप देखें कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ये अंदर ये टेम्परेचर कभी कभार 0 सेंटीग्रेड भी हो सकता है, और बहुत ज़्यादा गर्मी में ये 50 सेंटीग्रेड भी हो सकता है। तो ये सारी फ्लक्चुएशन है। ठीक है, 0 है, 10 है, 20 है, 30 है। ये फ्लक्चुएशन एक जानदार के लिए नुकसानदेह होती है, और जानदार ने अपने अंदर के इन्वायरमेंट को बरकरार रखना है। तो जानदार ने अपने अंदर के इन्वायरमेंट को कितना रखना है? 37 पे। मैं इंसान की बात कर रहा हूँ, मैमल्स की बात कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर मैमल अपने अंदर के टेम्परेचर को 37 मेंटेन करते हैं, और ये मेंटेन किस तरह से करेंगे? यही मेंटेनेंस का नाम है होम्योस्टेसिस। अब इसकी मज़ीद तफसीलात देखते हैं होम्योस्टेसिस की क्या है। एक बात ज़हन में रखें कि होम्योस्टेसिस का ये मतलब नहीं है कि अंदर के इन्वायरमेंट को फिक्स्ड रखना, यानी कि टेम्परेचर 37 ही मेंटेन करना, नहीं, बल्कि इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं उनको एक नैरो सी रेंज में रखना। यानी इंटरनल इन्वायरमेंट में भी चेंजेस आती है। आप समझिए कि ये एक जानदार है, ठीक है, ये है एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी, और इसके अंदर होता है कि कंट्रोल सिस्टम। ये है इस जानदार का कंट्रोल सेंटर, यानी कि ये कह लें कि होम्योस्टेसिस का सेंटर है। इस सेंटर ने इस जानदार के अंदर के इन्वायरमेंट को
कांस्टेंट रखना है। अब जानदार के अंदर भी दो तरह के इन्वायरमेंट है, वो अंदर दो तरह के इन्वायरमेंट कौन से हैं ये समझ ले। सेल है जानदार के दो, एक जो सेल के अंदर का इन्वायरमेंट है वो होता है इंट्रासेलुलर, और जो सेल के बाहर का इन्वायरमेंट है वो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। यानी ये पूरी जानदार की बॉडी है, बॉडी के अंदर भी दो तरह के इन्वायरमेंट है, इंट्रा सेलुलर विद इन सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर आउटसाइड सेल। इन दोनों इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आ रही होती है, लेकिन जानदार ने इन चेंजेस को एक नैरो रेंज में रखना है। जैसे मैंने बताया कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही है, टेम्परेचर जो है वो काफ़ी वेरिएट कर रहा है, कभी 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, सो ऑन। लेकिन इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंजेस जो है वो बड़ी लिमिटेड होती है। इंटरनल इन्वायरमेंट में जो चेंज है वो हम कह सकते हैं कि कभी 36 हो गया, कभी 37 हो गया, कभी 38 हो गया। ये इस रेंज में टेम्परेचर को रखना है। अगर इस रेंज से टेम्परेचर बाहर चला गया, 39 हो गया, 40 हो गया, तो ये उस जानदार के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा बन जाता है, वो ज़िंदा नहीं रह सकता। तो अगर बाहर के इन्वायरमेंट जो है वो गर्म हो रहा है तो जानदार ने अपने अंदर कुछ चेंजेस लेके आनी है। अब बाहर अगर गर्मी हो रही है तो सोचे जानदार क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं। अपनी मिसाल ले ले कि हमें गर्मी लग रही है तो हमारी बॉडी खुद से क्या करेगी, हमें पसीना आएगा, तो पसीने से हमें हमारी जो अंदर की हीट है वो लॉस होगी। इस चीज़ का आपको पता है कि इवेपोरेशन होगी, वो जो स्वेट ग्लैंड है वो स्वेट पैदा करेंगे, उसकी इवेपोरेशन होगी और इवेपोरेशन से हमें कूलिंग पैदा होगी, तो ऑटोमेटिकली हमारा जिस्म अंदर ठंडक पैदा कर रहा है। और अगर बाहर सर्दी है, बाहर का टेम्परेचर लो हो रहा है, अंदर हमने फिर भी इस रेंज में रखना है 37 की रेंज में, तो फिर क्या करेगा हमारा जिस्म। सोचें सर्दी लग रही है हमें तो हमें शिवरिंग होगी, जिस्म जो है वो कपकपाना शुरू कर देगा। उससे क्या होगा, मसल्स हरकत में आएंगे, हीट पैदा होगी, तो जिस्म हीट पैदा कर रहा है। यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट को किसी ना किसी तरह कांस्टेंट रखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ होम्योस्टेसिस है। इसलिए मैंने कहा कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की फ्लक्चुएशन खतरनाक है। टेम्परेचर ज़्यादा गिर जाए बाहर के माहौल में तो वो हमारे लिए ख़तरनाक है। इसलिए ख़तरनाक है कि हमारे एंजाइम लो टेम्परेचर पे काम नहीं कर सकते और हमारी डेथ हो जाएगी, और बहुत हाई टेम्परेचर पे भी हमारे एंजाइम काम करना छोड़ देंगे। अच्छा, एक बात और, सेल के अंदर भी चेंजेस आ रही होती है, सोल्यूट्स वगैरह की मिकदार, पानी की मिकदार, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये इस चीज़ को रेगुलेट करती है, ये इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखती है। और इंटरनल इन्वायरमेंट यानी कि जो इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट है उसमें चेंजेस बहुत मिनिमाइज होती है, उनकी नैरो रेंज इस एक्स्ट्रा सेलुलर से भी कम होती है। अच्छा, अब होम्योस्टेसिस की टाइप्स। होम्योस्टेसिस की बेसिकली 3 टाइप्स है, और यही 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपने इस बुक से याद करने हैं। एक होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन इस चैप्टर इस टॉपिक में से, और दूसरी है इसकी टाइप्स। पहली टाइप है थर्मोरेगुलेशन। इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर, किसी जानदार का टेम्परेचर को मेंटेन करना विद इन टॉलरेबल रेंज। टॉलरेबल का मतलब होता है बर्दाश्त की हद, ठीक है, काबिल बर्दाश्त हद के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करना, उसको बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन ना होने देना। तो लफ्ज़ी मतलब इस डेफिनेशन का यहीं से निकल आता है। थर्मो मीन टेम्परेचर एंड रेगुलेशन मीन रेगुलेट करना, कीप कांस्टेंट, उसको बाकायदा करना, ये चीज़ थर्मो रेगुलेशन है। तो टेम्परेचर को एक टॉलरेबल रेंज, और टॉलरेबल रेंज यही है 36 से लेके 38 तक। नॉर्मली हम 37 ही कहते हैं, लेकिन हर वक्त इतना नहीं होता, थोड़ा बहुत इससे मामूली सा आगे पीछे भी हो सकता है। इसको अगर फ़ारेनहाइट में करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट बनता है, और इससे भी टेम्परेचर थोड़ा सा आगे पीछे जा सकता है हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर। अच्छा, जो दूसरी किस्म है होम्योस्टेसिस की, उसका नाम है ऑस्मो रेगुलेशन। इसके अंदर हमने किस चीज़ को रेगुलेट करना है, हमने अपनी ऑस्मोटिक कंडीशन को रेगुलेट करना है। ऑस्मोटिक कंडीशन, ऑस्मोटिक क्या होता है? ऑस्मोटिक जो है वो सोल्यूशन को कहते हैं, अपने सोल्यूशन को मेंटेन करना। हमारे अंदर 2 बड़े सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है ब्लड और दूसरा सोल्यूशन है टिश्यू फ्लूइड। अच्छा, सोल्यूशन, जब वर्ड सोल्यूशन बोला जाए इसका मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर है,
ब्लड भी मिक्सचर है, ब्लड कोई प्योर चीज़ नहीं है। ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, वाटर होता है, सेल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करना। ठीक है, ये ऑस्मो रेगुलेशन है, यानी मेंटेनेंस ऑफ सॉल्यूट्स एंड वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी के फ्लूइड्स, इन दोनों फ्लूइड, ब्लड के अंदर भी, टिश्यू फ्लूइड के अंदर। इसकी भी मैं मिसाल देता हूँ। मसलन अगर हमारे अंदर वाटर ज़्यादा हो जाए, हमारे अंदर ब्लड में वाटर ज़्यादा है, हमने काफ़ी ज़्यादा पानी पी लिया है, तो हमें क्या होगा, हमें डाइल्यूट यूरिन पैदा होगा हमारे अंदर। ऐसा यूरिन जिसमें पानी बहुत ज़्यादा होगा, पतला यूरिन। क्यों? ताकि वो एक्स्ट्रा वाटर जिस्म से निकल जाए। जब हमारे अंदर पानी ज़्यादा होगा तो उस वक्त डाइल्यूट यूरिन। और इसी तरह अगर हमारे अंदर पानी कम हो, वाटर हमारे अंदर अगर लेस हो, फिर कैसा यूरिन पैदा होगा, कंसंट्रेटेड, यानी उसमें पानी बड़ा कम होगा, तो पानी को बचाएगा हमारा जिस्म। ये ऑस्मो रेगुलेशन हो रही है। इसी तरह प्लांट्स भी ऑस्मो रेगुलेशन कर रही हैं, यानी कि अगर पौधे को आप पानी ज़्यादा दे देंगे तो वो पौधा जो है उस पानी को निकालेगा, ताकि अंदर का एनवायरनमेंट कांस्टेंट रहे, वो ट्रांसपीरेशन ज़्यादा करेगा। अगर पौधे के पास पानी कम होगा, वो ट्रांसपीरेशन कम करेगा, सोल्यूट्स को भी बरकरार रखते हैं। अब तीसरी किस्म जो ऑस्मो रेगुलेशन की है वो है एक्सक्रीशन। इसका तो आपको पता ही है कि अम्ल खराज को कहते हैं, जिस्म से नाइट्रोजनस वेस्ट निकालना। वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट से मुराद होता है बेसिकली यूरिया, जिस्म से यूरिया को खारिज करना, यानी कि यूरिनेशन। यूरिया कैसे पैदा होता है? एक्चुअली जो हम खाना खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, उस प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं। वो अमाइनो एसिड जब ब्रेक डाउन होते हैं तो उनमें से ये चीज़ निकलती है अमोनिया। फिर अमोनिया को कन्वर्ट कर लिया जाता है यूरिया में। अब ये जो यूरिया, ये हमारी बॉडी के अंदर अगर ज़्यादा जमा हो जाए, ये ख़तरनाक है, ये डेंजरस है, ये टॉक्सिक है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसको भी हम एक मिनिमम रेंज के अंदर रखते हैं और एक रिक्वायर्ड रेंज के अंदर रखते हैं, जितना बर्दाश्त कर सके। और इसके लिए भी हमारे किडनी काम कर रही हैं। एक्सक्रीशन, एक बात यहाँ पे और याद रखें कि एक्सक्रीशन जो है ये बेसिकली यूरिनेशन का नाम है, यूरिन खारिज करने का नाम है। बाकी जो एनस के ज़रिए से वेस्ट प्रोडक्ट निकाले जाते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, वो यहाँ से, वो एक्सक्रीशन से ताल्लुक़ नहीं रखते। ठीक है, तो ये टाइप्स होगी। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं कि कंट्रोल इसको कैसे किया जाता है। कंट्रोल सिस्टम, यानी ये जो हमने होम्योस्टेसिस पढ़ा, इसकी टाइप्स पढ़ी, इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। जानदार जो अपने इन्वायरमेंट को कैसे कांस्टेंट रखता है, इसके लिए है तीन कंपोनेंट है जिनकी मदद से जानदार अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखता है। पहली चीज़ है रिसेप्टर, दूसरी चीज़ है कंट्रोल सेंटर, और तीसरी चीज़ का नाम है इफेक्टर। ये जानदार का कंट्रोल सिस्टम है होम्योस्टेसिस के लिए। इसको मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ ऐसे ऑफिस होते हैं आजकल, उन ऑफिस के अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। समझिए ये एक ऑफिस है, अब अंदर के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, मतलब जो अंदर जो भी बैठा हुआ है वो चाहता है कि अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहे। तो इसको वो कैसे रेगुलेट करेगा, समझे। पहली बात तो ये कि अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में गर्मी आ गई, यानी टेम्परेचर बढ़ गया, अब क्या होगा, इस टेम्परेचर को कोई नोट करने के लिए चीज़ भी होगी। क्या चीज़ होगी वो सोचें। ये एक फिज़िकल सिस्टम है, अभी मैं बायोलॉजिकल सिस्टम की बात नहीं कर रहा, ये मैं फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो बाहर गर्मी आ गई, टेम्परेचर अप हो गया, कौन सी चीज़ इसको नोट करेगी, थर्मामीटर। ऐसे ही है ना, थर्मामीटर। अब ये थर्मामीटर सिर्फ टेम्परेचर को नोट कर सकता है, ये बता देगा कि बाहर गर्मी हो रही है जी, या अंदर जो है ऑफिस गर्म हो रहा है अंदर से। अब ये रिसेप्टर जो है ये पैगाम भेजेगा, ये थर्मामीटर आगे पैगाम भेजेगा किसी कंट्रोल सिस्टम को, यानी कि कोई स्विच वगैरह बड़ा सा लगा होगा, वो कंट्रोल सिस्टम होगा, कंट्रोल सिस्टम। अब कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, गर्मी हो रही है तो कंट्रोल सिस्टम एक चीज़ को ऑन करेगा, वो चीज़ क्या होगी, एसी। और एसी उस टेम्परेचर को क्या करेगा, लो कर देगा।
देखिए फिजिकल कंट्रोल सिस्टम ऐसे काम कर रहा है कि फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के 3 हिस्से हैं। एक हो गया थर्मामीटर, फिर एक हो गया उसका कंट्रोल सेंटर जहाँ से उसको कंट्रोल करना है, फिर एक चीज़ जो है वो इफेक्टर हो गई। हमारे कंट्रोल सिस्टम के भी यही 3 हिस्से होते हैं। देखिए टेम्परेचर ने क्या काम किया है, सेंसर का, सिर्फ टेम्परेचर को सेंस किया है। कंट्रोल सेंटर का क्या काम है, एक्शन लेना, और इफेक्टर का क्या काम है, उस चेंज को रिड्यूस करना या कह ले कि असर दिखाना। थर्मामीटर ने बताया कि टेम्परेचर लो है या हाई है, कंट्रोल सेंटर ने उसके मुताबिक एक्शन लिया, इफेक्टर ने उस काम को परफॉर्म किया। अब दूसरी मिसाल देखिए, अगर टेम्परेचर जो है वो लो हो रहा हो, कौन नोट करेगा, सेंसर यानी थर्मामीटर। किसको मैसेज भेजेगा, कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, एक्शन लेगा। अब क्या एक्शन लेगा, हीटर। क्या चीज़ ऑन करेगा, हीटर, क्योंकि टेम्परेचर लो हो रहा है, हाई करना है। तो ये एक फिजिकल कंट्रोल सेंटर है। इस तरह ऑफिस के अंदर काम किया जाता है कि अगर ऑफिस के अंदर का टेम्परेचर लो हो रहा हो तो ऑन किया जाता है उसको हाई करने के लिए हीटर को, और अगर हाई हो रहा हो तो उसको लो करने के लिए एसी। अब हमारे अंदर देखें, हमारे अंदर भी यही 3 चीज़ें होती हैं। इंसानों के अंदर या जानदारों के अंदर भी जो कंट्रोल सिस्टम होता है उसके यही 3 कंपोनेंट है। कौन कौन से, रिसेप्टर, रिसेप्टर जो है ये रिसीव करता है उस चेंज को, यानी पता लगाता है कि एनवायरनमेंट में क्या चेंज आ रही है। कंट्रोल सेंटर एक्चुअली हमारा ब्रेन होता है, इसने काम कर रहा है, और इफेक्टर इसने अपना इफेक्ट शो करना है। अब इंसान की मैं मिसाल देता हूँ। सपोज हमारे अंदर टेम्परेचर जो माहौल है उसके अंदर गर्मी बढ़ रही है, ये टेम्परेचर प्लस हो रहा है, हाई हो रहा है टेम्परेचर। अब इस हाई टेम्परेचर को कौन नोट करेगा, स्किन। तो स्किन क्या हो गई हमारी, स्किन हो गई हमारी रिसेप्टर। स्किन ने किसको पैगाम भेजा, कंट्रोल सेंटर को। अब कंट्रोल सेंटर जो है वो हमारा होता है ब्रेन। ब्रेन के अंदर एक रीडिंग फिक्स होती है, वो 37 है, कि ब्रेन ने कोशिश करनी है इतना टेम्परेचर बरकरार रहे। अब ब्रेन ने क्या करना है, ब्रेन ने पैगाम भेजना है किसको, देखिए गर्मी बढ़ी है तो टेम्परेचर को ब्रेन ने लो करना है। लो करने के लिए ब्रेन वापस स्किन को पैगाम भेजेगा, और स्किन के अंदर किसको, स्वेट ग्लैंड को। स्वेट ग्लैंड भी एक्टिवेट हो जाएंगे, क्या पैदा करेंगे, स्वेट। तो इसमें इफेक्टर कौन हुआ, स्वेट ग्लैंड। स्किन जो है रिसेप्टर थी, ब्रेन हमारा एज यूजुअल कंट्रोल सेंटर है, फिर इसने उसके मुताबिक एक्शन लिया और स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट करके टेम्परेचर को क्या कर दिया, लो। अब देखिए अगर टेम्परेचर हाई है, लो हो रहा हो, बाहर यानी सर्दी आ रही है, ठंड आ गई, तो इसको भी हमारी स्किन डिटेक्ट करेगी। स्किन फिर क्या हुई, रिसेप्टर, पैगाम भेजेगी ब्रेन को। ब्रेन हमारा कंट्रोल सेंटर हुआ। अब ब्रेन ने पैगाम भेजना है टेम्परेचर को हाई करने के लिए, किसको, फिर से अगेन मसल्स को पैगाम भेजेगा, और मसल्स क्या करेंगे, शिवरिंग। शिवरिंग, शिवरिंग का पता है, कप कप आना शुरू कर देंगे। ठंड के अंदर जो हमें कप कप ही लग जाती है उससे मसल्स हरकत में आते हैं और हीट पैदा करते हैं। यूँ अंदर का टेम्परेचर जो वो थोड़ा हाई हो जाता है। और एक चीज़ और आती है, सर्दी के अंदर ब्रेन जो है वो हमारी स्किन को भी पैगाम भेजता है, और स्किन के अंदर जो गूस बम्प्स होते हैं, गूस बम्प्स यानी जो हमारे हेयर्स होते हैं, ये स्किन के ऊपर छोटे छोटे बाल खड़े हो जाते हैं सर्दियों में। ये बाल भी इसलिए खड़े हो जाते हैं ताकि अंदर की हीट लॉस ना हो, अंदर का टेम्परेचर हाई रहे। ये सर्दियों के अंदर चेंज है। अब आखिरी चीज़ एक रह गई है, फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म, ये जो सारा होम्योस्टेसिस है ये फीडबैक मैकेनिज्म होता है। फीडबैक मैकेनिज्म, पहले इसका मतलब ये है फीडबैक का मैकेनिज्म का, कंट्रोलिंग का प्रोसेस बाई इट्स आउटपुट, किसी चीज़ को उसी के आउटपुट से कंट्रोल करना। ठीक है, हमारे जिस्म ने टेम्परेचर को कंट्रोल करना है तो टेम्परेचर से ही कंट्रोल करेगा, यानी हमारी अंदर बॉडी की हीट को कंट्रोल करना है। किस चीज़ की मदद से कंट्रोल किया जाता है, टेम्परेचर की मदद से ही। इस तरह के मैकेनिज्म को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे ये मैंने मिसाल दी कि टेम्परेचर हाई हुआ, ठीक है,
और टेम्परेचर को हाई हुआ, उसके बाद कंट्रोल सेंटर ने क्या किया, उस टेम्परेचर को लो कर दिया। तो एक्चुअली एक्शन टेम्परेचर के खिलाफ लेना है, तो परफॉर्म कैसे किया जाएगा, टेम्परेचर की मदद से। तो कंट्रोलिंग अ प्रोसेस बाय इट्स आउटपुट, आउटपुट का मतलब होता है उसकी जो पैदावार है, इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। और ये जो हमारे अंदर फीडबैक मैकेनिज्म है होमियोस्टेसिस के लिए, ये होता है नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक क्या है कि अगर बाहर का टेम्परेचर प्लस हो रहा है तो हमारे जिस्म ने क्या करना है, उसको लो डाउन करना है, उसको नेगेटिव करना है। इस तरह के फीडबैक को हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। और अगर बाहर का टेम्परेचर जो है वो नेगेटिव में आ जा रहा है, वो मनफी हो रहा है, तो हमारे जिस्म ने उसको प्लस करना है। अगर फीडबैक की आपको अभी भी समझ नहीं आई तो मैं एक और मिसाल से बात वाज़ेह करता हूँ कि हमारे जिस्म में जो ग्लूकोज की मिकदार होती है उसको भी फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल किया जाता है। देखिए, अगर हमारे जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ रही हो तो हमारे जिस्म ने उसको क्या करना है, कम करना है। ठीक है, मिकदार बढ़ी ग्लूकोज की, हमारे लिए ख़तरा है, जिसमें उसको डिटेक्ट किया, फिर उसको कम कर दिया। ये भी एक फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक है, यानी कि जो चेंज आ रही है उसके उलट काम किया जा रहा है। तो ये था आज का लेक्चर, और इस लेक्चर के अंदर सिर्फ अभी तक जो है वो 4 डेफिनेशंस है, 5। एक होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन है, एक एक्सक्रीशन, थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन और फीडबैक मैकेनिज्म। अल्लाह हाफिज़।